अतुल लौंडे पाटिल। नवल, ये दिक्कत बड़ी ज्यादा इसलिए है क्या कि अगर 4 लाख करोड़ रुपए विदेशी निवेशक निकाल रहे हैं, वो हमने बड़ा बैज ऑफ ऑनर की तरह लिया। एलन मस्क आएंगे, एलन मस्क अपनी यूनिट लगाएंगे, टेस्ला की यहाँ बाकायदा एक प्रोडक्शन चेन खुलेगी। कार ने भी किया बॉम्बे में। ठीक है अतुल लौंडे पाटिल, 1 सेकेंड। नवल शर्मा, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, वी आर नॉट गोइंग टू ओपन एनी प्रोडक्शन यूनिट इन इंडिया। जी 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 गरिमा जी, आपके सवाल का जवाब दूं इसके पहले मैं बस 2 लाइन कांग्रेस प्रवक्ता के लिए। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री, एक उच्च संवैधानिक पद पर बैठे प्रधानमंत्री के लिए डरपोक जैसे शब्दों का इस्तेमाल, यही कांग्रेस की संस्कृति है। और समस्या कहाँ छिपी है? समस्या छिपी है कि कांग्रेस एक फेक नैरेटिव गढ़ने में लगी है और कांग्रेस यह साबित करने में देशवासियों के सामने लगी हुई है कि जो समस्या पैदा हुई है वो नरेंद्र मोदी जी के चलते हुई है। मोदी जी मेलोडी चॉकलेट खा रहे हैं और देश यहाँ समस्या से जूझ रहा है। तो मेरा कांग्रेस के प्रवक्ता से सीधा सवाल यह है कि क्या यह समस्या केवल भारत में है? अगर केवल भारत में यह समस्या है तो फिर अमेरिका में महंगाई क्यों आई? ब्रिटेन ने ब्याज दरें क्यों बढ़ाई? चीन का ग्रोथ रेट धीमा क्यों हुआ? तो आपके द्वारा फैलाया गया प्रत्येक फेक नैरेटिव और ये जो तूफान का नैरेटिव कर रहे हैं, इनको देश की जनता बार बार इसीलिए खारिज करती है क्योंकि ये पूरी तरह झूठ और भ्रम और अफवाह की राजनीति फैलाते हैं। सारा देश यह देख रहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने अपने कुशल आर्थिक प्रबंधन के सहारे देश को इस भयंकर विपदा की घड़ी में कैसे संभाले रखा। लेकिन कांग्रेस, मैं कांग्रेस के आपके सवाल का जवाब दूं, कैसे संभाला बता रहा हूं। इसी अवधि में विश्व के अन्य सारे देशों में तेल की कीमतों में 60-70% तक इजाफा हुआ और भारत में 4 वर्षों के बाद जो वृद्धि हुई, मैं उसे वृद्धि नहीं मानता हूं बल्कि एक सीमित समायोजन हुआ। और उस सीमित समायोजन का उद्देश्य था कि देश की अर्थव्यवस्था भी चले, भारत की जनता के पॉकेट पर बोझ भी न पड़े और तेल कंपनियां भी। नवल जी, पॉलिटिशियंस शायद थोड़ा सा हम पत्रकारों से ज्यादा सहनशील होते हैं, तो सहिष्णु होते हैं। मैं बोर हो गई इस सवाल से। देशों ने बढ़ा दिया, बाकी देशों ने, हमने नहीं बढ़ाया, बाकियों ने 80% बढ़ा दिया, हमने 4% बढ़ाया। जब $30 पर बैरल इस देश में क्रूड ऑयल आयात हम कर रहे थे, तब भी हम 70 रुपए पेट्रोल बेच रहे थे, जबकि वो पेट्रोल मिलना चाहिए था हमें 25 रुपए लीटर। नहीं बेचा हमने। अभी आपने खुद बताया कि भारत यदि आज विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है तो उसके पीछे जिन राजस्व स्रोतों का योगदान है उसमें इसका भी योगदान है। आखिर भारत में आयुष्मान से लेकर तमाम जो गरीब और मध्यम वर्ग के विकास की जो भी योजनाएं चल रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट हो रहा है, विभिन्न क्षेत्रों में भारत प्रगति के जो नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है, उसके पीछे इन्हीं रेवेन्यू स्रोतों का तो योगदान है। अब नवल जी, एक सेकंड, यू आर वेरी मच लर्नेड स्पोक्सपर्सन। अब बताइए मुझे कि हमने खूब गुण गाए, हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और जिस चौथी अर्थव्यवस्था में हमने यूके को और जापान को पीछे छोड़ा, यूके की पर कैपिटा इनकम और भारत की पर कैपिटा इनकम आज बताकर जाइए। वहां का आम आदमी कितना कमाता है जिसको हमने पीछे छोड़ा और हम आगे बढ़ गए, और हम कितना कमाते हैं? जी 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 देखिए, कांग्रेस प्रवक्ता को आपसे बड़ा सहारा मिल रहा है और उन्हें भीतर से काफी आंतरिक प्रसन्नता हो रही है। अगर मैं इनके जमाने की इकोनॉमी की बात करूंगा तो फिर इनके मुंह पर मुर्दानगी छा जाएगी, लेकिन मैं उसकी बात नहीं करूंगा। ब्रिटेन एक विकसित अर्थव्यवस्था है और आप तो यह भी जानते हैं, आप ब्रिटेन से तुलना कर रही हैं तो आप जानती हैं कि भारत उसी ब्रिटेन का उपनिवेश रह चुका है जिस ब्रिटेन ने भारत का पूरी तरह से खून चूस लिया था, और उसी ब्रिटेन के शाह पर भारत में कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी। आपने अगर इतिहास पढ़ा होगा तो यह भी याद होगा कि ब्रिटिशर्स की सलाह पर ही कांग्रेस की स्थापना हुई थी। मैं आपके सवाल पर नवल जी 2-3 सेंसिबल सवाल पूछ रही हूँ। मैंने इस देश की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पर बैज ऑफ ऑनर की तरह उसको स्वीकार किया, ये बैज ऑफ ऑनर है मेरे लिए। पर जिसको पीछे छोड़ा वहां का आदमी कमाता है $45,000 पर एनम। $45,000 पर एनम। हमारे देश का आदमी कमाता है $2,000 पर एनम। तो खुश हो जाएं कि चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। 2004 से अगर आप पक्षपातग्रस्त होकर चीजों को देखेंगे तो फिर बात अलग है। मेरा सीधा कंसर्न यह है कि आज भारत विपरीत परिस्थिति में भी $690 अरब का भारत के पास विदेशी मुद्रा भंडार है और भारत की कोई भी कल्याणकारी और विकास योजना इस बुरे दौर में रुकी नहीं है, जिसका भारत में विदेशी निवेशकों की आप बात कर रही थी। भारत का FDI देखिए, आप FII पे आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर आ रही हैं।
आप एफडीआई की रफ्तार को भारत में देखिए ना। एफआईआई के बारे में सारे लोग जानते हैं, अर्थव्यवस्था की कॉमन शब्दावली है कि एफआईआई। अच्छा, एक बात और बता दीजिए नवल शर्मा, एक सेकंड, वो जो एफआईआई एफडीआई है, इस देश की एक चौथाई संपत्ति सिर्फ 229 लोगों के हाथ में है। 229 लोग, और यहाँ अरबपति बढ़ते जा रहे हैं और गरीब हो रहा है। ये किसकी जिम्मेदारी है? नहीं, पहली बात आप इसको सुधारिए कि गरीब और गरीब हो रहा है। अच्छा। यह नरेंद्र मोदी जी का भारत है, और पिछले 10 वर्षों में भारत में गरीबी रेखा से बाहर कितने लोगों को निकाला गया, इस पर जब अलग से चर्चा होगी तो मैं पूरे डेटा के साथ बैठूंगा। और देश के प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं, ठीक है नवल शर्मा, देश के प्रधानमंत्री ने अभी नेदरलैंड्स में कहा कि अगर यही हालात रहे तो दुनिया की बहुत बड़ी आबादी गरीबी में वापस चली जाएगी।